आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारियां आरंभ कर दीजिए, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के हमारे भाई बंधु हों या एलटी ग्रेड जीएच प्रवक्ता के, क्योंकि जो प्रक्रियाएँ अपनाई जा रही हैं इन प्रक्रियाओं में आप सभी लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो अगर कॉपी किताब जो है उठा करके रख दिए हों तो उस पर से पड़ी हुई धूलों को आप साफ़ करना शुरू कर दीजिए और पलटना शुरू कर दीजिए उनको, ठीक है ना। क्योंकि अब परीक्षाओं का शेड्यूल बहुत जल्दी ही आप लोगों का जारी होने वाला है और आप सभी लोगों के एग्ज़ाम बहुत ताबड़तोड़ ढंग से होंगे, साथ ही साथ रिजल्ट भी बहुत ताबड़तोड़ ढंग से आएगा। तो तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। सबसे महत्वपूर्ण खबर है आप सभी लोगों के सर्वोच्च न्यायालय से एक क्लेरिफिकेशन की याचिका पड़ी है। आप सभी लोगों को पता होगा क्लेरिफिकेशन की याचिका 4-6 राज्यों ने मिलकर के डाली है, ठीक है ना। और उसमें इस बात को लेकर के मतलब रिक्वेस्ट किया गया है सर्वोच्च न्यायालय से कि आखिर ये स्थितियाँ जो बन रही हैं कि बहुत जगहों पर सम्मिलित किया जाता है, बहुत जगहों पर नहीं, तो इसमें क्लियर किया जाए कि आखिर इस आर्डर को कब से लागू किया जाए। हाँ, और यदि लागू किया जाए तो क्या इसमें बीएड के विद्यार्थियों को राज्य सरकारें सम्मिलित कर सकती हैं अगर उनके यहाँ कोई चीज़ें हो। तो इसमें एक जो कहानी सामने आ रही है वो कहानी इसी बात को लेकर के है कि एनसीटीई एक ऐसी संस्था है जो कि पूरी एलिजिबिलिटी को कंट्रोल करती है और उसी के माध्यम से सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर की जाती हैं। अब समस्या इस बात को लेकर के आ रही है कि लगभग 12 राज्यों ने पत्र लिखा एनसीटीई को और उनसे स्पेशल अनुमति मांगी अपने यहाँ बीएड को विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए, जिसमें कई ऐसे बड़े राज्य भी हैं जहाँ पे विद्यार्थियों की भारी तादाद है, बीएड विद्यार्थियों की, ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट इसी मसले पर सुनवाई करेगा। आज भी कुछ डिस्कशन हुआ है इस मसले पर और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पुरानी भर्तियों पर कितनी इसकी आंच आएगी वो भी पहले नाप तोल लिया जाए, देख लिया जाए, फिर उसके बाद आगे जो है प्रोसेस बढ़ेगा। और जहाँ तक पुनर्विचार याचिका का सवाल है तो ये याचिका खारिज हो जाएगी, ठीक है ना। जो पुनर्विचार याचिका पड़ी है ये याचिका जा सकती है क्योंकि इसमें जो इम्पैक्ट रखा गया है तो वो उतना कारगर नहीं है, ठीक है ना। और जिन मुद्दों को लेकर के हम सभी लोगों ने पुनर्विचार याचिका, क्योंकि पुनर्विचार याचिका के लिए तो मैंने पहले ही विरोध किया था कि नहीं डालना, कोई मतलब नहीं बनेगा इसका, और हुआ भी वही है, ठीक है ना। और अभी तक वो अगर निकल करके सामने नहीं आया पुनर्विचार याचिका और उस पर कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसमें सिर्फ एक ही बात है कि इन तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं एनसीटीई वहाँ पे जो है वो रख चुकी थी, ठीक है ना। और जो तर्क लेकर के विद्यार्थियों ने पुनर्विचार रखा था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें समानता के रूप में आ गई थी, ठीक है ना। इसलिए उस पर थोड़ा सा विचार हो पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मन कह दे तो पुनर्विचार याचिका पर भी सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग विस्तृत बेंच में जाएँ और पहले पुनर्विचार याचिका खारिज हो, ठीक है ना। उस याचिका के खारिज होने के बाद हम लोग तुरंत ही विस्तृत बेंच में याचिका करेंगे और विस्तृत बेंच में आप सभी लोगों का पूरा डेटा वहाँ पर रखा जाएगा। और संविधान पीठ से बहुत सारी उम्मीदें भी होती हैं कि इस तरीके से मतलब आदेश को अचानक से लागू कर देना और समस्त बीएड विद्यार्थियों को बाहर कर देना ये सही नहीं है। और उम्मीद कर सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत बेंच से बीएड के विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिल सकती है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा इसमें रोल होगा एमएचआरडी का, सबसे बड़ा रोल होगा इसमें एनसीटीई का। उनका कम से कम मंतव्य स्पष्ट हो जाएगा, उनकी बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर वो चाहते क्या हैं, है ना। सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो आप सभी लोगों को अभी थोड़ा सा ज़रूर इंतज़ार करना पड़ रहा है, लेकिन आपके अधिकारों की लड़ाई अब हम सभी लोग पूरी तन्मयता से लड़ रहे हैं, ठीक है ना। और कोशिश यही है हम सभी लोगों की कि आप सभी लोगों को विजयश्री दिला करके ही लौटें, ठीक है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों की मर्जी है।
अगर आप सभी लोग चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट करिए, नहीं करना चाहते हैं तो उसमें कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं, क्योंकि मोबाइल आपका, समय आपका, डेटा आपका, सब कुछ आपका। ठीक है, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग एकजुट होइए, कम से कम हमारे आत्मबल को थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर के, असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि इस पर एक कोर्ट केस भी था, आप सभी लोगों को याद होगा, बहुत से विद्यार्थियों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के कि आप पुराने आयोग के माध्यम से ही भर्तियों को कंप्लीट कर सकते हैं जब तक आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग बन करके तैयार नहीं हो जाता। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर बन करके तैयार नहीं हो रहा है तो पुराने आयोग के माध्यम से वैकेंसी क्लियर कर लो, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम शिक्षा सेवा चयन आयोग ही बनाएंगे। ठीक है ना। इसमें कई पेचीदगियाँ भी थी और एक सबसे बड़ी पेचीदगी आपकी आ गई थी धारा 18 और 21 को लेकर के। आज उस पर भी सहमति बन गई कि चलो भाई धारा 18 और 21 को आयोग बनने के बाद हम अध्यादेश ला करके जोड़ देंगे। ठीक है, कम से कम इस प्रारूप में इसको अधिसूचित कर दिया जाए, अधिसूचना इसकी जारी कर दी जाए। अब इस आयोग की अधिसूचना आप सभी लोगों को बहुत यथाशीघ्र ही देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है ना। और जितने सदस्य आपके हैं, क्योंकि इसमें 12 सदस्य और एक अध्यक्ष होने वाले हैं, 14 सदस्य भी हो सकते हैं, क्योंकि एक अल्पसंख्यक वाला मामला इसमें जोड़ा गया था ना, तो 14 सदस्य हो सकते हैं। 14 सदस्य और एक अध्यक्ष आप सभी लोगों के कार्यों को संपादित करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, पूरे एग्ज़ाम सेंटर का पूरा शेड्यूल मांगा गया है। ठीक है ना, क्योंकि अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसमें तमाम वो भर्तियाँ सम्मिलित होंगी जो भर्तियाँ आज तक विभिन्न प्रकार के बोर्ड कराते आए हैं। तो इसलिए आपके जो मतलब बड़े बड़े ज़िले हैं, ठीक है ना, उन ज़िलों में आप सभी लोगों की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को ज़्यादा दूर भटकना नहीं पड़े। ठीक है, उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर मिल जाए। ठीक है ना। और इन परीक्षाओं की जो मॉनिटरिंग होगी डायरेक्ट वो आयोग ही अपने पास रखेगा ताकि किसी भी प्रकार की धांधरबाजी इसमें ना होने पाए। जिस तरीके से टीजीटी 2021 पे, टीजीटी पीजीटी 2021 पे विवाद हुआ था, आरोप लगे थे, हालांकि वो आरोप साबित नहीं हुए, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों का यही होता है ना, जिनका पेपर गड़बड़ हो चलो आरोप लगा देते हैं, हो सकता है कि गवर्नमेंट निरस्ती कर दे, ऐसी चीज़ें। तो फिलहाल ऐसी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए गवर्नमेंट ने भी फूक फूक के कदम रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि चुनावी माहौल है और इस माहौल में आप सभी लोगों की परीक्षाओं को कराना और नए विज्ञापन को जारी करना, ये तमाम चीज़ें एकदम क्लियर होती जाती हैं। आज लोक सेवा आयोग से एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है आपके एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता को लेकर के। लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय का स्पष्ट कहना है कि एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता का जो विज्ञापन हमें जारी करना है, उस विज्ञापन में 2 अभी कमियां हैं जिसकी वजह से हम विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहे हैं। पहली कमी है कि हमें बीएड की समकक्षता के विषय में नहीं बताया जा रहा है। ठीक है ना। और दूसरी कमी ये है कि आपका जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, ठीक है ना, वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है। और एज रिलैक्सेशन के लिए जो विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया, उस एज रिलैक्सेशन के विषय में भी अभी तक शासन ने कोई रिप्लाई नहीं किया है, जिसकी वजह से हमें एपीएस का विज्ञापन जारी करना पड़ा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो बातचीत हो रही है, जाहिर सी बात है कि उसका इम्पैक्ट विद्यार्थियों पे ही पड़ना है। विद्यार्थी जो ओवर एज हो चुके हैं वो इस उम्मीद में हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और साथ ही साथ जो मतलब एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता के विद्यार्थी हैं वो इस उम्मीद में है कि हमें जल्दी से जल्दी विज्ञापन मिलेगा। ओटीआर आप सभी लोग कर लीजिए। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से आपके विज्ञापन की जो तिथियां हैं वो जल्द ही घोषित कर दी जाएंगी कि फलानवा तारीख पे आपका एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा। ठीक है ना। आज शिक्षा निदेशालय में भी इस बात को एकदम स्पष्ट करने की कोशिश की गई थी कि आखिर जो विवाद हैं उन विवादों को अब अधिकारियों को ही निपटाना है, इसमें शासन का ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है ना। आप अधिकारीगण हैं तो जाहिर सी बात है उन सभी चीज़ों को आप क्लियर कर लीजिए ताकि विज्ञापन को जल्द से जल्द जारी किया जा सके। वैसे भी राजकीय विद्यालयों में बहुत ही बुरी स्थितियां हैं। ठीक है ना। बहुत से ऐसे भी राजकीय विद्यालय हैं जहां पे 2-2 विद्यालयों को मर्ज करके काम चलाया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां फिलहाल ना बने, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को लंगड़ा करने की कोई औचित्य नहीं है। ठीक है ना। सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि अगर आप उसको एक टांग पे कर दोगे तो बेचारा चलेगा कैसे, सीधी सी चीज़ है।
इसलिए सिस्टम को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए विज्ञापन का जारी होना अत्यंत आवश्यक है और इस विज्ञापन को कम से कम 3 से 4 महीने के भीतर कंप्लीट करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो अब परीक्षा अगर मान लीजिए कि 31 दिसंबर के पहले होती है तो फरवरी तो लग जाएगा आप सभी लोगों का परिणाम जारी होने में। तो पहले होता था कि LT ग्रेड के आपकी आंसर की वगैरह नहीं जारी होती थी। 2018 में पेपर हुआ था तो उसकी आंसर की नहीं जारी हुई, लेकिन इस बार आंसर की भी देना है ना, ताकि विद्यार्थियों को ये पता चले कि आखिर उन्होंने जिस क्वेश्चन का जवाब दिया है वो क्वेश्चन किस तरीके से उस पर जो मतलब सही है, अगर गलत है तो उस पर आपत्ति कर सकें। और इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को इस बार परिवर्तित रूप में देखने के लिए मिलेगा। तो अब सुखम गच्छति, अब सुख में चल रहे हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आप लोगों का विज्ञापन जारी होने वाला है और जो परेशानियाँ इसमें LT ग्रेड और JRC प्रवक्ता में हैं उन परेशानियों को अब दूर करने के लिए हम सभी लोगों ने सारा का बोझ अपने कंधे पर उठा रखा है। बस आप सभी लोग सहयोग करते रहिए, बहुत जल्दी ही हम लोग पूरी ताकत लगा करके आप लोगों का LT ग्रेड और JRC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करा लेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।